वेलकम बैक नाजरीन। ईद उल अज़हा का मौका है और हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद है। इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं। जियो के डायरेक्टर न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी राना जवाद, इनसे हम बात कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हमने अपना पार्ट 1 ख़त्म किया था। एज अ क्राइम रिपोर्टर जो है बड़ी बड़ी गैंगस्टर्स की स्टोरीज़ जो है वो भी कवर की हुई हैं। लाहौर में एक वक्त गुजारा है इन्होंने। बहुत बड़े गैंगस्टर मज़हर तिब्बी का भी वाक़या जो है वो आप सुनाने वाले थे, प्लीज़ सुनाएगा। वो तो एक ऐसा दौर था जिसमें स्टूडेंट यूनियन से एक बिल्कुल एक ऐसा निकलता था गुस्सा, एंगर और कंट्रोल और लड़ाई, टर्फ वॉर्स कॉलेजेस के दरमियान, कि उसके अंदर ना वो एक, चूँकि नया नया अफगान जिहाद से नाजिल हुआ था हम पे, हम उससे निकले हुए थे, असला आ गया हुआ था, तो फायरिंग आम हो गई थी, कत्ल हो रहे थे, MAO कॉलेज की लड़ाई, जमातियों की लड़ाई और दूसरे कॉलेजेस आपस में उलझे। तो मज़हर तिब्बी वाज अच्छे घराने का लड़का था, खाते पीते घराने का लड़का था, तो उसका नाम बहुत था कि वो मौत मामूली सी बात पे भी मर्डर कर देता है। तो एक दिन अब उसका नाम इतना चलता था कि फलानी जगह पे मज़हर तिब्बी ने ये कर दिया, वो 19-20 साल उम्र थी मेरा ख्याल है। ही वाज अ यंगस्टर, नहीं आई कैन नॉट रिकॉल, इतना ही था, मैं थोड़ा सा पढ़ा था, 19-20 का 21 का था तकरीबन। आई थिंक कॉलेज में था वो हाँ कॉलेज में था। तो हम मीट एंड शिप एक मॉल रोड पे नया खुला था, तो उसमें हम सारे बैठते थे, मैं, आमिर मतीन, महमूद अबान, MA नियाजी हमारे रिंग लीडर थे, चीफ रिपोर्टर होते थे, तो उधर बैठते। तो वहाँ पे मेरे पास एक बंदे ने आके इतला दी कि कैवलरी ग्राउंड कैंट में, वही पॉश एरिया, वहाँ पे पुलिस मुकाबला हो रहा है और ठीक ठाक पुलिस मुकाबला है। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे। तो उस वक़्त हमने ये कैमरा शैमरा तो नहीं था, बाद में प्रिंट की स्टोरी दी, लाइव देखा कि किस तरह घर के अंदर वो छुपे हुए थे, मज़हर बस कंटेस्टिंग और उसका मुकाबला हो रहा था पुलिस के साथ, बाकायदा एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा था, गिव अप नहीं था कर रहा, और उसके बाद वहाँ पे उसको मार दिया। तो इट वाज एंड ऑफ अ चैप्टर। बट उसी दौर में हमारे यहाँ बहुत जैसे तीफी बट निकला एक, यानी कि लाहौर के अंदर एक बात मशहूर थी कि एक तो रेगुलर पुलिस है ना, जो आपकी अंडर द लॉ है, जिसके पास इख्तियार कानून ने दिया है, रियासत ने दिया है, पार्लियामेंट ने उसको इख्तियार दिया है, CRPC PPC के तहत काम करती है, और एक पैरेलल सेटअप है जो कि वो चलाते हैं तीफी भट्ट साहब, और उसके अंदर भी ये फैसले होते थे। आपका झगड़ा है, ज़मीनों के झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, जायदाद के झगड़े होते हैं, तो वो फैसले करते थे और वो पैरेलल सेटअप चलता था। तो लाहौर के अंदर वो भी दौर हमने देखा हुआ है कि गैंगस्टर्स के साथ साथ एक पैरेलल सेटअप, और उसके बाद उस वक़्त मेरा ख्याल है कि हमारे जो सोसाइटी के चैलेंजेस थे वो भी डिफरेंट थे। मैं बार बार इस चीज़ पे सोचता हूँ कि उस वक़्त जो पैटर्नेज थी वो इस तरह की नहीं थी जितनी आज हम देखते हैं। जो हमने कराची में देखा, लियारी गैंग देखा, वो क्या नाम था इनका, थोड़ा सा डिफरेंट है लियारी गैंग्स वगैरह, ठीक कह रहे हैं आप। ये बेसिकली जैसे आपने पहले कहा स्टूडेंट्स विंग्स थे, द ब्लैक ईगल्स एक ब्लैक ईगल से, फिर या जमीयत थी, फिर इसके मुकाबले में MSF आ गई क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आ गए, नवाज लीग आ गई, सो इन्होंने MSF को किया। इससे पहले जनरल ज़िया दौर में हमने देखा जमात इस्लामी थी या जमीयत थी, उनको पेट्रनेज हो रही थी। इनके दरमियान में से द ब्लैक ईगल्स और ये जो थे, मतलब सुर्खे कहें या उस लेफ्ट के लोग थे। सो बेसिकली जो आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो गैंगस्टर निकले वहाँ से, वो तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से निकले जिनके बात हो रही थी। अरशद चौधरी, इनको सियासी पैट्रनेज भी मिल रही थी। नहीं, उनका गैंगस्टर जो था ना वो टर्फ वॉर थी, ये वो पॉलिटिकल वॉर में नहीं थे। इनको यूज तो करते थे ना पॉलिटिशियन, मतलब जमीयत जो है वो जमात इस्लामी पर्पज के लिए थी, MSF जो है वो साहब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, इनकी पार्टी वहाँ पे थे, इन्हीं के लोग थे जो बाद में नाम भी सामने आए, वो थे मेरा ख्याल है जिनके पैट्रनेज कोई नहीं थे। द ब्लैक ईगल्स टाइप जो थे, इनका कोई शायद कोई पैट्रन इन चीफ नहीं होगा, बाकियों के तो थे, पैट्रन मिल रहे थे उनको जमात इस्लामी की हद तक आप कहते हैं कि उनको चूँकि स्टेट के कुछ इदारों की पैट्रनेज थी, तो वो MSF को नहीं थी आपका ख्याल है, जब ये शहबाज शरीफ वगैरह सारे लोग थे। लेकिन जिस तरह की आजकल हम देखते हैं ना पैट्रनेज, वो बिल्कुल नहीं। पंजाब में है इस वक्त कोई आजकल की बात आप कह रहे हैं? पंजाब में नहीं, मैं अब इतना इस पे इंडल्ज नहीं कर रहा, लेकिन आई एम श्योर पॉलिटिकल पैट्रनेज पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा हो, क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पैट्रनेज के बगैर और पुलिस की सपोर्ट के बगैर ये गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड ये स्टूडेंट्स लेकर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट का फिर भी मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट को आप थोड़ा सा वो दे दें बेनिफिट ऑफ डाउट,
थोड़ा सा दे दे, वो एक रॉ इमोशन, यंग ब्लड, और वो उसके लिए चैलेंजेस और होते हैं। नहीं, उनको यूज नहीं करते, ये उनका रॉ ब्लड, उनका पैशन, ये बिग गन्स जो है ये उनको इस्तेमाल करते हैं, असला भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल भी करते हैं। किसी को मारना है, किसी को उन्होंने इलेक्शन जितवाने हैं, किसी का रिगिंग करवानी है, किसी को फैंटी लगानी है, किसी को उठाना है, किडनैपिंग करनी है। अब तो वैसे डिक्लाइन पे ऐसा, वो तो अब उस वक्त की बात उस वक्त होगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है उतनी हमारा वो इतना ज़्यादा ब्रॉडर कैनवस नहीं था, शायद हम ज़्यादा फोकस्ड होते थे। आपकी बड़ी स्टोरी कोई ऐसी जो आप जिस पे एक होता है ना रिपोर्टर्स की प्राइड, जिस पे प्राइड हो? मेरी प्राइड बिल्कुल है। मैंने बताया 2-4 मेरी जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी स्टोरी जिसको मैं बहुत ज़्यादा ऑन करता हूँ, वो मैं उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में था, मैं वायर सर्विस में था, AFP के साथ था, आई वाज देयर इस्लामाबाद अफगानिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मैंने ये स्टोरी दी थी कि खालिद शेख मोहम्मद को मास्टरमाइंड ऑफ 9/11, अच्छा, वो अरेस्ट हुआ था रावलपिंडी से, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से। और ये जब मैंने खबर दी, सैटरडे का दिन था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका में, और आई वाज अलोन इन द ऑफिस, और वो मैं मैच देख रहा था, पाकिस्तान हार रहा था। आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। तो मुझे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आई कि कोई रेड हुई है और उस रेड में कोई बंदा पकड़ा गया है जो कि बड़ा हाई वैल्यू टारगेट है। तो आई जस्ट क्विकली मैंने उससे डिस्ट्रैक्ट किया मैच से, मैंने कहा पता करता हूँ, एंड मुझे पता चला कि खालिद शेख मोहम्मद है। तो मैंने खबर दे दी। अब AFP बिग न्यूज़ वायर सर्विस, जब वो खबर लैंड की दुनिया में, तो इट क्रिएटेड सच अ कमोशन कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो गई इस तरह की खबर पे। को मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 अरेस्टेड फ्रॉम द गैरिजन सिटी ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी। तो उस पे वो 4 घंटे तक वी वर एक्सक्लूसिव। जो हमारे कंपिटिटर्स थे, जैसे रॉयटर्स है, AP है, AFP है, सॉरी जो CNN, उस वक्त CNN में हम मोहसिन काम करते थे, मोहसिन नकवी उस वक्त CNN के रिपोर्टर थे। तो वो 4 घंटे बाद जनरल राशिद कुरैशी थे स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कंफर्म किया, राइटर ने खबर दी। तो मेरा ख्याल है वो मेरी सबसे ज़िंदगी सबसे दैट्स वन ऑफ योर बेस्ट स्टोरी। दिस इज द बिगेस्ट स्कूप। इट वाज उस पे मुझे AFP ने बहुत ज़बरदस्त से बहुत अच्छा ज़बरदस्त। व्यूअर्स, राना जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं इनसे, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इनका, तो इसके सवालात भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताएं, क्योंकि आपका इतना बड़ा करियर है, उस वक्त भी आपने रिपोर्टिंग की, क्लासा साहब ने भी एक अरसा गुजारा है, आज में और उस वक्त की रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है? क्योंकि आज जो तनकीद की जाती है, जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे कि 5-6 लेयर्स होती हैं, चेक होता है, सब कुछ होता है, उससे गुजर कर जो है वो एक स्टोरी सामने आती है। लेकिन आज प्रेशर्स अलग तरह के, एक तो ये कि डिजिटल आ गया है, उसका भी मुकाबला करना है, उस वहाँ तो कोई एडिटोरियल से या किसी स्टेप से जो है वो नहीं गुजरना होता। दूसरा ये कि इतना फास्ट फ्लो है न्यूज़ का, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ब्रेकिंग के उसमें जो है वो लोग लगे रहते हैं कि कोई ना कोई ख़बर देनी है। अब मैं देख रही थी, ये जो हमारा वक्त आया हुआ था इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान भी कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ जो है वो आ नहीं रही थी। ज़ाहिर है सेंसिटिव मामला थे, उसको होल्ड ऑन किया हुआ था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े चैनल्स पे भी मैं देख रही थी कि रिपोर्टर्स कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे थे। वो गलत भी निकलती थी, सही भी निकलती थी, कुछ भी निकलता था। ज़ाहिर है कुछ देना है ऑडियंस को। तो क्या आप ये फ़र्क वाज़े आपको नज़र आ रहा है इस वक्त? देखिए, ये तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, ये स्मार्टफोन आपके हाथ में आ गया है, इसके अंदर सब कुछ आ गया है, और इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक की डोमेन में नहीं रही बात। किसी के पास भी इंफॉर्मेशन आती है, उसके पास ये है, उसका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में उसके फॉलोअर्स हैं, वो सारे के सारे उसका जुड़े हुए हैं, उससे एक कैस्केडिंग इफेक्ट मिलता है अगर वो कोई अपलोड करता है इंफॉर्मेशन को। तो जो पहले डोमेन हमारा आपका था कि जी इंफॉर्मेशन हम देंगे, हम गैदर करेंगे, वो टूट गया, और हमारा एक सिटीजन जर्नलिज्म का या एक आई विटनेस जर्नलिज्म का जो चीज़ है वो सामने आ गई। लेकिन वो उस चैलेंज ने क्या किया, उसने आके जो ये नहीं किया कि उसने इंफॉर्मेशन की जो एक स्ट्रेंथ है, क्रेडिबिलिटी, अगर कोई इंफॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं है तो वो तो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, वो तो फिर जर्नलिज्म नहीं है। इसको डेंट मेरा ख्याल है अभी तक नहीं पड़ा। अच्छा, एक कमोशन ज़रूर हो गई, एक प्रेशर ज़रूर आ गया,
लेकिन आज भी अच्छे सहाफ़ी, अच्छे टीवी पे जो लोग काम करते हैं, अच्छे रिपोर्टर जो है, दे विल विथस्टैंड दैट प्रेशर कि कोई बंदा कह रहा है एंड दे विल गो एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। बट उसका एक जो क्या कहते हैं उसको, एक शोर व गोगा नहीं होता उसका, वो बढ़ गया है, आप पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है कि यार वो कराची में ही हो गया, कराची में, लाहौर में ही हो गया, अभी तक खबर नहीं आई है, वो प्रेशर आप लेते हैं। लेकिन जो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या आपकी जो इंफॉर्मेशन की जो वेरासिटी की जो स्ट्रेंथ है, वो आज भी आपको मेन स्ट्रीम से मिलती है, तो वो आपका एसेट अभी तक है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि ये टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस से, लोगों के हाथ में मीडिया प्लेटफॉर्म आने से, सोशल नेटवर्किंग से, एक न्यूज़ और ख़बर की जो ओरिजिनल जो क्या कहते हैं उसको, जो उसकी जो थी ना सीक्रेसी, वो ख़त्म हो गई है, वो सीक्रेसी ख़त्म हो गई है और शोर शराबा बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप उन रेयर मेरा ख्याल ब्रीड में से हैं जिन्होंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, बहुत ज़्यादा मीडिया में देखी है। मतलब हमने रेडियो देखा, हमने फिर टीवी देखे, फिर अखबारात देखे, अब हम डिजिटल मीडिया में बैठे हुए हैं, यूट्यूब देखें, बला बला ट्विटर, सोशल मीडिया। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं कि प्रिंट का एक दौर में कितना बड़ा नाम था, लाखों की तादाद में अखबारात छपते थे, अब पता चलता है कि अखबारात बंद भी हो रहे हैं, दफातर बंद हो रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं प्रिंट मीडिया, लोग समझते हैं अंदर डिक्लाइन ख़त्म हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज आपने, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, तो कोई मोर देन मेरा 20 ईयर्स या 25 तो आपने इसमें प्रिंट में गुजारे हैं, अब आप 10-12 साल से आप डायरेक्ट टीवी को देख रहे हैं। अब इन दोनों का क्या देखते हैं कि वाकई प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म है, अखबार बंद हो रहे हैं और रिपोर्टिंग कल्चर एज फार एज पेपर इज़ कंसर्न्ड इट्स ऑल ओवर? वो किसी ने लिखा था ना, एक किताब भी बड़ी मशहूर थी कि डेथ ऑफ न्यूज़पेपर, वो आज से कई साल पहले लिखी गई थी। उसमें उसने प्रिडिक्ट किया था ऑथर ने कि 2024 तक ये प्रिंट मीडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, न्यूज़पेपर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो रिप्लेस हो जाएगा डिजिटल और टीवी और उससे। और फिर उसने ये भी प्रिडिक्शन की थी कि टीवी भी ख़त्म हो जाएगा। इनके दोस्त भी हैं वैसे यहाँ पे, इस हुकूमत, पिछली हुकूमत में भी एक साहब रहे हैं, वो भी बहुत ये इंसिस्ट करते थे कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फ़ायदा ही कोई नहीं जी, 5 साल बाद टीवी भी ख़त्म हो जाएगा, ये आज भी है। ये बात रोफ मैं आपको बता रहे हैं, लोग मशकूक ना हो, हालांकि मैं समझ गया आप किनका कह रहे हैं, मैंने नहीं बताना, वही कह रहा हूँ आपको पता है जब आप जितने लोगों को जब आप इतना बड़ा बोझ उठा रहे होते हैं तो आप वो फिर आप जैसी बहादुरी नहीं, वही बात सुनो, लोग मशकूक हो जाएंगे कि ऐसा पूरी कह रहे हैं, वो दिन रात ये काम करते थे, हमें लान तान करना। तो अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी देखिए प्रिंट का, अगर आप ये कहते हैं ना कि ये कागज़ वाला, यस ये डिक्लाइन हो गया, उसकी नंबर ऑफ रीजंस है। एक तो ये है कि लोगों को एक तगो-दो करनी पड़ती थी और हम उस क्लास में, मेरा ख्याल है कि सुबह उठ के इंतजार करते थे कि मैं जब अखबार में काम करता था तो हम सारी रात उठते थे, जब पेपर छप के आता था तो हम दफ्तर से उठा के ले जाते थे, तो और पूरा उसको फिर देखना, वो एक दौर था। ये हैबिट कम हो गया, ये बिल्कुल सही बात है कि ये वाला पेपर वाला अखबार जो है। लेकिन अगर आप ये कहें कि न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, व्हाट इज न्यूज़पेपर जर्नलिज्म? न्यूज़पेपर जर्नलिज्म इज लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म, टीवी इज नॉट लॉन्ग फॉर्म। टीवी इज तो टक 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 बोला और निकल गए। लॉन्ग फॉर्म आज भी अगर ये स्टोरी करते हैं प्रिंट में या कॉलम लिखते हैं, मैं करता हूँ या कोई आप करती हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव टू गिव एंड द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू गैदर, दैट वो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कि लोगों में एक हंगर होती है लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म की, ये ख़त्म नहीं हुई। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वो क्या है, वो डिजिटल पे चले गए। अब वो फायरवॉल लगी, लेकिन राना साहब उनके वो सब्सक्रिप्शन मॉडल वो तो हम नहीं ला सके ना, ये हमारे चैलेंजेस हो रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि फिर हम कंट्रोवर्शियल बातों में आ जाएंगे। हम चाहते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल में जाएं, हम आप अवॉइड कर रहे हैं और मैं उतना ही जोर डाल रहा हूँ। कोई नहीं, वो जब आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ना किसी काम में तो फिर इट्स नॉट फेयर। बट मैं ये समझता हूँ कि देखें हमारे यहाँ मीडिया के चैलेंजेस जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। आज भी आप मुझे बताएं ना कि पहली दफ़ा आप किसी से मिलेंगे, कोई मुझसे कोई भी मिलेगा, क्या हाल है, ये सवाल है, बट इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ।
क्या खबर है आज। हाँ। ये क्या है, ये नेचुरल है हमारा। तकिया कलाम हमारे ज़हनों में जुड़ा है। खबर की हंगर, खबर की हंगर जब तक आप में सांस है ना रहती है, तो कैसे खत्म हो सकता है अखबार या टीवी या कोई और। बल्कि खबर की हंगर अपनी है। हमारे डान के चीफ रिपोर्टर होते थे, अभी भी माशाल्लाह जिंदा हैं, बड़े प्यारे दोस्त थे हमारे सीनियर, या शामुल हक साहब। तो वो हम जाते हैं ना दफ्तर में, जब जाते थे जूनियर रिपोर्टर थे, वो पूछे बकर मजीद आज की बकर मजीद क्या है, मतलब खबर को वो बकर मजीद टाइप कहते थे। और खासतौर पर इस्लामाबाद में बैठे हो तो उनको लगता है कि शायद पीएम हाउस में ही शायद बैठे हुए ऐसे ही खबर लेकर आए। जबरदस्त हमारे रिपोर्ट 3-4 दफा उन्हें APNS अवार्ड भी मिले बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर के। सर आपने भी बात की है इसकी, ये खबर की या इसकी डिक्लाइन की, अभी आपने खुद में कहने वाला था, आपने पहले कह दिया। ये डिक्लाइन ना वो न्यूयॉर्क टाइम्स पे आया, ना वाशिंगटन पोस्ट पे आया, जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन की बात की। इस वक्त उनके ये सब्सक्राइबर 1,30,00,000 हैं इसके, ये आपके न्यूयॉर्क टाइम्स के, इससे थोड़े से कम वाशिंगटन पोस्ट के हैं। अच्छा, इससे न्यूयॉर्कर भी उनका चल रहा है, न्यूयॉर्कर बहुत बड़ा मैगजीन है, वो भी चल रहा है, टाइम भी चल रहा है, इकोनॉमिस्ट भी प्रिंट चल रहा है। हमारे यहाँ जो शिकायत है जिसको आप लोगों ने एड्रेस कर रहे हैं आपसे, इसलिए कि आप इस पोजीशन में हैं कि आपसे सवाल किया जा सकता। वो कहते हैं जनाब, ये रीडर कहता है कि मैं 50 रुपए दे के अखबार क्यों खरीदूं, अगर इन्होंने सारा दिन जो टीवी पे चलता रहा है वही टीवी वाला मवाद उठा के इन्होंने वही वजीर आज़म, वही पार्लियामेंट, वही प्रेस रिलीज, वही इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही जलसा, वही सपाट रिपोर्टिंग, जब सारे दिन की इन्होंने एक बंदा बिठा के सारी टीवी की खबरें उठा के अगले दिन इन्होंने अखबार में देनी है, तो मैं क्यों करूँ। आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि आपके पास मीन्स के अखबार के पास, मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना, वो कहते हैं एडिटर का इंस्टीट्यूशन रहा है, ना वहाँ पे कोई अब असिस्टेंट एडिटर रहा है, ना कोई डेस्क रहा है, ना कोई फिल्टर रहे हैं, ना रिपोर्टर रहे हैं, ना उनको बस रिपोर्टर्स रखने में कोई इंटरेस्ट रही है। जब खबर ही नहीं देंगे आप, तो फिर कहाँ से सब्सक्राइबर आएगा, कहाँ से अखबार बिकेगा। खबरें तो है नहीं अखबार, 100% कॉपी पेस्ट है सारा। आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो इसको कंटेस्ट भी नहीं कर रहा। ये क्यों हुआ ऐसे, क्यों खबरें क्यों खत्म हो गया अखबारों से? आउटसोर्स हो गया ना ये डिपार्टमेंट, या आउटसोर्स हो गया किसी और को। अब ये जो कंट्रोल है जो लोगों के हाथ में होना चाहिए, लोगों के साथ जो मिलते हैं उनके हाथ में होना चाहिए, वो कंट्रोल अब डिवाइडेड है। अब उसमें यह है कि ख़बरों की पादाश में आपको बहुत फेस करने पड़ते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा ये है कि हमारी जो अभी भी इवॉल्विंग सोसाइटी है, इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशंस है, मैं किसी को भी बुरा भला नहीं या गलत नहीं कहता, हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। आई होप के बुनियादी तौर पे रियासत, उसके इदारे ये समझ जाएं कि जर्नलिज़म का आज़ाद होना और ख़बर का छपना और ख़बर का डिसमिनेट होना, ये उस मुआशरे की हेल्दी होने की निशानी है, उसके डिके की नहीं है। वो ख़बर हो सकता है आपके इमीडिएट इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो ख़बर अगर अवामी सतह पे उसकी एक्सेप्टेंस है तो वो एक्चुअली आपके फ़ायदे के लिए है। ये सोच कब पैदा होगी, इसके जो ओनरशिप कब लेगी, कौन लेगा, ये स्ट्रगल इस आपकी गुफ्तगू से लग रहा है मुसलसल, या मेरा इंप्रेशन बन रहा है कि अभी शायद ज़्यादा, जो आपने हालांकि कहा भी इस दरमियान में सख्तियाँ ज़्यादा थी, शायद अभी क्योंकि सख्तियाँ ज़्यादा हैं, खबर नहीं लगने दी जाती, बात नहीं करने दी जाती, टीवी पे, ट्विटर पे, वट जो भी हैं। अगर हम ऑनवर्ड देखें 57-58 के बाद 10 साल तो उनका रहा, मार्शल रहा जनरल अयूब खान साहब का, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस उन्हीं के दौर में है, जो सख्तियाँ किसी को जुर्रत ही नहीं होती थी। आपको पता है उन्होंने वो सारे टेक ओवर कर लिए थे, सारे जो आपके थे सारे अखबार सरकार में ले लिए थे, पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़ वगैरह। उसके बाद जनरल याजा खान साहब आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं लगने दिया था। फिर भुट्टो साहब का पीरियड है, उनके दौर में बहुत सारे सहाफ़ी वो जेलों में रहे, बहुत सख्त दौर था, आज तो कोई नहीं मानता, वो भी सख्त दौर था, खबरें नहीं लगने दी जाती थी वहाँ पे। आज तो लोग कहते हैं कि नहीं बड़ा जमहूरी दौर होगा। भुट्टो साहब बड़े लीडर थे, लेकिन उनके दौर में बहुत बड़ी सख्तियाँ हुई हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। इसके बाद जनरल ज़िया साहब आ गए, वो आपको पता है कोड़े मारे सहाफ़ियों को उन्होंने। उसमें तो ऐसे अखबार छपता था कि उसका सफ़े में खाली सफा होता था, उसमें खबर कर देते थे, उसको अखबार प्रिंट हुआ है। हाँ, इतना बड़ा खाली है। बेनज़ीर भुट्टो साहब 18 महीने रही। फिर हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब है तो पर्चे मुकदमे, तो फिर उस वक्त जंग रुपए भी, वो भी तो एक जमहूरी दौर था ना। चीफ रिपोर्टर तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब ये जमहूरी दौर थे, हम जब ये कहते हैं आज बड़ी सख्ती है, तो मुझे हैरानी ये हो रही है कि तकरीबन मुझे भी होने वाले 93 में मैं आया था फ्रंटियर पोस्ट के इंटरनल रिपोर्टर के तौर पर, कुछ मतलब 30-33 साल मुझे भी हो गए इस चीज़ों को देखते हुए। तो जनरल आपको याद होगा उस वक्त ही पर्चे मुकदमे हुए थे, मलिया लोधी साहब भी पर्चा हुआ था, आपको याद होगा, एडिटर थे न्यूज़ की। मीर शकील रहमान साहब आपके जंग पे उन्होंने FIA बैर को उन्होंने खड़ी कर दी थी, अखबार बंद, प्रिंटर बंद, लिस्ट दे दी गई थी, जनाब फलां रिपोर्टर्स हैं, ये कॉलमनिस्ट हैं, इनको निकालें।
उसके बाद जनाब मुशर्रफ साहब का दौर है, वो भी वही सख्तियाँ हमने देखी। फिर हमने दोबारा देखा पीपल्स पार्टी का, मुझे लगता है 2008 से 13 वाला, हालांकि उस वक्त शहरी रहमान साहबा ने कोई दी थी जियो पे, कुछ सख्तियाँ नहीं की गई थी, उनको भी फायर कर दिया था, बेकाट हो गया था। जो आज कहते हैं हम बड़े मीडिया फ्रेंडली थे, इमरान खान साहब के दौर में तो हम देख चुके हैं कि जेलों में गए, सब कुछ हुआ, नौकरियाँ गए, मतलब मीडिया का जो हशर हुआ। इससे पहले नवाज शरीफ साहब, तो ये कौन सा ऐसा दौर था कि हम कहें कि सख्तियाँ नहीं थी, लिहाजा खबरें नहीं थी? खबरें तो उस वक्त भी थी, स्कैंडल उस वक्त भी छप रहे थे। आज रिपोर्टर नहीं रहे, जुर्रत नहीं रही, तल्लुकात ज्यादा हो गए हैं, डर गए हैं, कहीं ना कहीं पे तो कोई प्रॉब्लम है। ये माजी में भी सख्तियाँ रही हैं, मार्शल आर्ट रहे हैं, तो जमहूरी हुकूमतों ने सख्त स्टेप्स लिए। हामिद मीर साहब अक्सर लिखते होते हैं कि जब इन्होंने जंग में खबर दी थी लाहौर में, तो इनको नौकरी से निकलवाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने दबाव डाला था कि इनको नौकरी से निकालें, ये उनका रिकॉर्ड पे है। तो ये कौन सा दौर था जहाँ सख्तियाँ नहीं थी, प्रेशर नहीं थे, दबाव नहीं थे, और आज ज्यादा लेकिन खबरें आ रही थी, स्टोरीज आ रही थी, स्कैंडल आ रहे थे। अच्छा, इसका जवाब एक ब्रेक, बहुत अर्जेंट ब्रेक। मैं तो चाहता था जिस जोश से मैंने सवाल किया अर्जेंट, आपका लोडेड, बहुत लोडेड सवाल है, उसके लिए टाइम चाहिए राणा साहब को सोचने के लिए। राणा साहब को सांस लेने का मौका दे दिया। इसका तो एक लफ्ज़ी जवाब है, कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं। ये ब्रेक के बाद दीजिएगा, मैं आपसे लंबा चौड़ा जवाब लेना चाहता हूँ। आप दोबारा पलतनी गली से नहीं निकल सकते। इतना लोडेड सवाल है, आप सोच लें जवाब। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। राना जवाद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बड़े इंटरेस्टिंग जो है कॉन्वर्सेशन जारी थी। ब्रेक से पहले जो है काफ़ी लोडेड सवाल क्लास्टर साहब ने किया था, लेकिन उस पॉइंट पे जो है वो हमें ब्रेक दे दी, लेनी पड़ गई थी। तो आपने इनको ब्रीथिंग स्पेस दे दी। ये मेहमान है ना हमारे, देखिए मेहमान है ना, मेहमान, थैंक यू। माहौल बना हुआ राउफ का ख्याल था कि मुझे लड़खड़ाना चाहिए, मुझे कोई बोंगी मार देनी चाहिए, ये बात कर ये लिब्रा से मैं ये लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इससे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा है, और ये चूंकि हम सारे गुजरे हुए हैं, सारे प्रोसेस से कि सप्रेशन, ऑपरेशन और जो एग्जीक्यूशन का दौर होता है, जहाँ पे आपकी प्रोसिक्यूशन का दौर होता है, उसमें आपको अच्छा लिटरेचर मिलता है, उसमें आपको रेजिस्टेंस मिलती है, उसमें आपको एक सोसाइटी के अंदर एक निखार आना शुरू हो जाता है और रियल लोग आना शुरू हो जाते हैं सामने। पाकिस्तान के अंदर अब क्या हुआ है कि ये ऐसा नहीं हो रहा इस दौर में या इससे पिछले दौर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही रेज्ड। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन इस पर यह है कि देखें, सहाफ़त जो है ना, स्टैंड अलोन कुछ नहीं करती है, ना अदब स्टैंड अलोन कुछ करता है। इनको कहीं ना कहीं एक लार्ज रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ खड़ा होना पड़ता है। माशरे के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होती है तो लिटरेचर आता है, लोग अपने आप को आग लगाते हैं, सख्तियाँ अपने ऊपर डालते हैं, कोड़े खाते हैं, मारे खाते हैं, तो लिटरेचर निकलता है, साफ़ी लिखता है। ये ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे कंटेंट? मेरे ख्याल में जो इन्होंने बात की है कि अब वो क्यों नहीं हो रहा डिस्पाइट दिस प्रेशर, हमारी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है। हमारी आज कौन सी सियासी जमात है? सबके नाम भी इन्होंने गिनवा दिए कि हर एक ने अपने अपने हिस्सा डाला है ख़त्म करने में, दबाने में आज़ादी सहाफ़त को। आज हमारा डायलेमा ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो पॉलिटिकल फोर्स नहीं जो खड़ी होती है और निकलती है सड़कों पे, और हम उसके पीछे मैं और क्लास नोट्स लेने भागते हैं, बात करते हैं लीडर से। इसकी वजह से ये दबाव सहाफ़त पे भी है। सहाफ़त इसीलिए दबी है कि आपको वो चिंगारी नज़र ही नहीं आ रही है माशरे के। अच्छा, आपने इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से फ़िलासफ़िकल स्टाइल में एक्सप्लेन किया है। जो बात पहले भी हो रही थी शायद, कि दुनिया भर का जितना बड़ा अजीम अदब जो है, जिनको नोबल प्राइज़ मिले हैं, मोस्टली लैटिन अमेरिकन देखें, साउथ अमेरिका देखें, और दुनिया के वो जो ऐसे ममालिक जहाँ पे सप्रेशन था, जहाँ पे फाशिज़म था, या जहाँ पे अगर डिक्टेटरशिप थी, तो उसमें लिखा गया, उन सोसाइटीज़ में या रेजिस्टेंस जिसकी बात आप कह रहे हैं, को खुशहाल मुआशरों में कोई बड़ा लिटरेचर नहीं लिखा जाता हमेशा, जो खुश हैं, हैप्पी हैं, हमेशा उस वक्त लिखा जाता है जब सप्रेशन बढ़ जाए। सो पाकिस्तान में हम देखते हैं, आपने भी मतलब बड़े अरसे से पॉलिटिशियन को करीब से देखा है, वो जिंदा हैं सारे। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनसे ज़्यादा ये आपका मीडिया फ्रेंडली कोई नहीं होता। आप और मैं, हम इनके मतलब क्या बनाया होता है इन्होंने। द मूवमेंट मीडिया के शोल्डर्स पे या एक पब्लिक के शोल्डर्स पे, दे रीच टू द पावर कॉरिडोर्स।
साथ ही ने मीडिया दुश्मन लगना शुरू हो जाता है। वेरी नेक्स्ट डे लगता है कि मीडिया तो वो मुल्क में अनारकी फैला रहा है, मीडिया तो यहाँ पे आवाम को वो तकसीम कर रहा है, मीडिया तो मेरा जो विजन था वो पेश ही नहीं कर रहा। सो वो इसको आप कैसे देखते हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए पावर में जाते हैं, मीडिया उनको हेल्प करता है प्रोपागेट करने में, वो जो ही पावर में जाते हैं मीडिया के दुश्मन बन जाते हैं सर, और वही जेलों में डालना शुरू कर देते हैं, नौकरी से निकलवाना शुरू कर देते हैं, चैनल बंद करवाना शुरू कर देते हैं लीडरशिप जो है। मैं आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई मीडिया हिस्ट्री। मेरे मुल्क की जो मीडिया की हिस्ट्री है मैं बहुत ज़्यादा उस पर अपने आप को शामिल करते हुए कह रहा हूँ कि हमारा कोई बहुत काबिल फ़ख्र काबिल ज़िक्र रोल भी नहीं रहा हुआ हमारा। आज भी हम कभी भी ओनरशिप नहीं देते हैं पार्लियामेंट को, इसलिए नहीं देते हैं हालांकि पार्लियामेंट वो है जहाँ जो घर है लोगों का, जहाँ पे पीपल रिप्रेजेंटेटिव पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे से लोग आते हैं। आज भी बच्चा पहले स्टेप इन करता है सहाफ़त में, सबसे पहले कहता है ये पार्लियामेंट जी फजूल चीज़ है, ये तो करप्ट लोग हैं जी, ये तो गुमराह करते हैं, ये तो जी ऐसे गैंगस्टर। हमारा भी मीडिया का भी ये रोल रहा है, मीडिया ने पार्लियामेंट को कमज़ोर करने में पूरा किरदार अदा किया हुआ है, और मीडिया ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो जो इदारे जो अकाउंटेबल नहीं है वो ताकत पकड़ते गए। मेरी और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक है कि हम जो खबर देते हैं उससे लोग अकाउंटेबल ठहराए जाते हैं जिनके पास ताकत होती है। जब हम उन पे बात ही नहीं कर सकते जिनके पास ताकत है, उनको अकाउंटेबल ही नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताएं कि मीडिया के रेजिस्टेंस या मीडिया के अंदर जो आप बात कर रहे थे कि पहले खबरें आती थी, ये डिक्लाइन पे चली जाती है। आपको सपोर्ट मिलती है, अगेन मैं कहता हूँ, एक पॉलिटिकल मूवमेंट से, एक सोशल मूवमेंट से, किसी ना किसी मूवमेंट से सहाफ़त दोबारा खड़ी हो जाती है। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर किधर आपको नजर आ रहा है? मैं इसी पे आपने पार्लियामेंट आज का जो सियासतदान है, रऊफ अब आप इमोशनल कर रहे हैं, आज का सियासतदान जो है वो क्या अपनी लीडरशिप की तरफ देखता है? नहीं, वो लीडरशिप किसकी तरफ देखती है? अब देखें ना, अब हम पुराने स्कूल थॉट को ले आए। लीडरशिप किसको देख रही होती? चलो वो तो उसको देख रहे हैं ना, अपने लीडर को देखते हैं। लीडर वो एक लीडरशिप, एक तो लीडर था उसको फांसी चढ़ गया और कई जलावतन हो गए, इज्जतें उनकी रुल गई, सब ने तमाशे लगाए, बहती गंगा में हाथ धोए, पता नहीं क्या कुछ किया। एक और सवाल अहम बड़ा, बहरहाल हमारा मीडिया को भी अपने किरदार को देखना चाहिए। इसी पे आपने पार्लियामेंट की बड़ी अहम बात की, क्योंकि मैं 2002 से बहुत अच्छे, सबसे वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंट। नहीं, मैं उस पे नहीं, आई मस्ट से दैट। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, एक्नॉलेज कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रेंथ है। 2002 से मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ सर, 24 साल हो गए, और सलीम बुखारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मीर शकील रहमान साहब का, उन्होंने मुझे एक जूनियर रिपोर्टर को अलाउ किया कि आप जाएं और पार्लियामेंट कवर करें। आप थोड़ा सा कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, आप रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं। बट एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। हर एडिटर की मजबूरी है। इवन शाहीन सबाई साहब, इफ़ात हुसैन साहब, मालिक साहब, सारे मेरे एडिटर हैं, जियाउद्दीन साहब, नासिर मलिक साहब, मुझे बड़ा ग्रूम किया इन्होंने, आई ओव इट टू देम। इवन अहमद अली खान साहब, डान के एडिटर, जिन्होंने मुझे वहाँ मुल्तान से उठा के इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया। तमाम लोगों का रोल है और मुझे उनका कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट का दर्द भी बहुत है। अच्छा, अब मैं उसी पे जा रहा हूँ, बड़ी मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कह दिया। इन्होंने मेरी दुखती राग पकड़ी है। बिल्कुल सर, सवाल ये है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 24 साल से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ा इशू है पार्लियामेंट का, 340 का भी हमने कहा, 340 लोग हैं सर, इन्होंने कहा हमारी तनख्वाहें काम, इन्होंने तनख्वाहें खुद बढ़ा ली। आपको पता है, एक कैमा कमेटी का इजलास 1 लाख रुपया एक इजलास का मिलता है एक मेंबर को, वहाँ पे 1-1.5 घंटे की मीटिंग का, ये तनख्वाह के अलावा है। इसके बाद वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करते हैं, उसका अलहदा अलाउंस है। इसके बाद सफारती पासपोर्ट इनको अलहदा मिलते हैं, इनकी फैमिलीज़ को मिलते हैं, इनके बच्चों को मिलते हैं, इनको मेडिकल फ्री है, ट्रैवल इनका दुनिया भर में फ्री है, TADM मिलता है, घर से चलते हैं, मीटर डाउन होता है, वहाँ से जो जितना आता है उसको पेट्रोल के पैसे मिलते हैं। अगर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, ये कमेटी का है, अब यहाँ पे 40-40 ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उसको गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, ड्राइवर मिलता है, स्टाफ सब कुछ मिलता है। और फिर उन 340 में से 84 लोग वो चाहिए होते हैं जो पार्लियामेंट में आए ताकि सेशन चले। सर, कल भी आपने कोरम पूरा नहीं था, इसका सबसे बड़ा ये मसला था, तनख्वाह पूरे महीने की ले रहे हैं, लेकिन यहाँ 80 बंदे यहाँ हाउस में आने को तैयार हैं, जिसके मरते हैं। चलो अपना फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको तो पैसे मिलते नहीं, सुनते हैं सर, वो क्योंकि 8 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा ली ना उन्होंने, वहाँ पे कवर कर लिया और उसमें सब साथ भी हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे। पहले कितनी तनख्वाह थी? ये जो इनकी मेरा ख्याल ये 2.25 लाख को 2.5 लाख के करीब थी इनकी तनख्वाह। इतनी कम होती है? सर मेरी बात सुनो, जब आपने कुछ ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये ध्यान में रखें। फिर तरक्याती फंड, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं,
वो मेरे भाई आप अमेरिका में जाके देखें, अमेरिका नहीं है सर उनकी, अच्छा चले उसको छोड़ दें, गरीब मुल्क है। आप बरतानिया में देखें, आप दुनिया के पार्लियामेंटेरियन के, आप इंडिया चले जाएं, एक पार्लियामेंटेरियन के पास स्टाफ जो होता है ना, that runs into dozens। उनके पास 700 अरब का डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व भी है। यहाँ पे आपने सऊदी से, चाइनीज से और यूएई से लेके पूरा थोड़ा फर्क वो साथ साथ रखते हैं ना कि उनके पास 700 अरब डॉलर है, इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व। ये अनकन्विंसिंग बात है। अच्छा चलो मैं अभी मेरा सवाल नहीं पूरा हुआ सर, मैं उस पर आ रहा हूँ। आपके कोरम पूरा नहीं हो रहा सर, आज का मसला नहीं है, ये हर हुकूमत का मसला नहीं है। इस मुल्क का वजीर आज़म ये नवाज शरीफ साहब थे, 8 महीने सर वो पार्लियामेंट नहीं गए, 6 महीने कैबिनेट इजलास नहीं हुआ, 400 दिन वो इस मुल्क से बहर रहे हैं, 120 मुल्क के दौरे किए, 8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं गए, साल वो उसमें नहीं गए थे, सेनेट नहीं गए थे, पार्लियामेंट में रुक जाए। उनको अकाउंटेबल कोई और ठहरा रहा था। सुने ना सर, तो वो इस बात पे थोड़ी अकाउंटेबल, वो क्यों रोक ना, किसी ने रोका तो नहीं था पार्लियामेंट। आगे सुने सर, इमरान खान साहब आए सर, 6 महीने वो पार्लियामेंट नहीं गए, तो उनको नवाज शरीफ नहीं आता, मैं क्यों जाऊँ, वो भी नहीं जाते थे। शहबाज शरीफ साहब को 1 साल होने वाला है, सुनते हैं। नहीं ये बात सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पार्लियामेंट में क्या करते थे, नहीं सबसे ज्यादा जो पार्लियामेंट में अटेंडेंस रही है वो इनके बेस्ट फ्रेंड यूसुफ रजा गिलानी की रही है। इज राइट सर, मेरी सुनिए, जब मुल्क का वजीर आजम आप अपनी पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते, आप ओनरशिप नहीं देते, आप बैठते नहीं हैं, कोरम के मसले हैं, 2 करोड़ 40 लाख रुपए एक दिन का खर्चा है, 1 साल हो गए शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया फिर रहे हैं, 60-70 दौरे कर रहे हैं, अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये पार्लियामेंट है, 4 कदम वो नहीं है। आपके वजीर दाखिला जो है सर हमारे, 1 साल से वो मैंने कभी उनको वहाँ पे लास्ट टाइम हलफ लेने गए थे सर। आपकी जब पूरी कैबिनेट नहीं जाएगी, वजीर आजम नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट को वो सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर कौन सीरियस लेगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट लेगी, लोग फिर उसका किसका कसूर है। ये देखिए एक टेक्निकल बात आपकी, मैं कहता हूँ कि आप ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें रिपोर्ट करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है, और इसकी वजह से अगर लेजिस्लेशन का लॉस हो रहा है या मुल्क की डायरेक्शन ख़राब हो रही है तो इवन मोर हमें क्रिटिकल होना चाहिए इस बात पे। यहाँ तक तो बात मैं आपकी कंसीड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं, मैं तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे देख रहा हूँ कि हमारा एक जो माशरे मीडिया ने तसव्वुर दिया हुआ है, आज भी दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो गलत है, पार्लियामेंट ही सिर्फ अकाउंट। सर 8 महीने आपको प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट ना जाए, आपका रोज कोरम 80 बंदे हाउस में ना आए, 340 में से मीडिया क्या रिपोर्ट करे। मैं फिर आपको कहता हूँ ना कि इसकी वजह से अगर कोई लॉस लेजिस्लेशन में हुआ है जो होनी चाहिए थी नहीं हो रही है, इसकी वजह से कोई पॉलिसी ऐसी थी जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है, तो बिल्कुल इस चीज़ को पॉइंट आउट होना चाहिए। बट एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आपने जो बात की, जो रिप्रेसिव माशरे होते हैं जहाँ पे गुर्बत होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, परसिक्यूशन होती है, लैक ऑफ जस्टिस होती है, वहाँ पे लिटरेचर और जर्नलिज्म पीक कर रहा होता है। तो मेरा उससे हमारी बहस शुरू हुई, तो मैंने उस वक्त उस पर मैं कहता हूँ कि वहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की एक्सेप्टेंस होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की एक रिस्पेक्ट होती है, और वहाँ पे लोगों का उनकी तरफ झुकाव होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मीडिया हैज़ प्लेड अ नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन सर, ब्रीफ इसका, आज के जो क्योंकि आप यहाँ पे ब्यूरो चीफ भी रहे, चीफ रिपोर्टर भी रहे, बड़ा लंबा सा यहाँ पर एडिटर भी रहे, अभी भी एडिटर है, न्यूज़ की चीज़ें आप वो देख रहे होते हैं। आज का जो यंग जर्नलिस्ट है वो आपको कैसा वो अपील करता है, क्या वाकई उसमें पैशन है, न्यूज़ गैदरिंग का शौक़ है, या ट्विटर या सोशल मीडिया के ज़रिए महज रातों रात वो मशहूर होना चाहता है, वो प्रॉपर उतनी एफर्ट्स वो पुट कर रहा है जो एक ट्रू जर्नलिस्ट को पुट करनी चाहिए फील्ड में, वो स्टोरी की उसको ऑथेंटिक देख रहा है, स्टोरी पे मेहनत कर रहा है, हफ्ता 2 हफ्ते रोक रहा है, एक पहलू देख रहा है, या वही वाली बात क्लिक बेस्ड है कि खबर है ये कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी तनकीद भी होती है अब तो सोशल मीडिया का इस मीडिया के दौर में आप कैसे देखते हैं कि आज का नौजवान ये कैसा रिपोर्टर है, कैसा जर्नलिस्ट है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि यू कम अक्रॉस विद सम वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छा टैलेंट होता है। हमने जब शुरू किया था तो टाइपराइटर पे थे, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन हुई, हम कंप्यूटर पे आए, उससे चलते चलते आज हम इस पे भी देख रहे हैं डिजिटल पे। जो आज का यंग जर्नलिस्ट वॉक इनटू अ न्यूज़ रूम एंड से आई एम अ कैंडिडेट टू वर्क हियर, उसके पास चैट जीपीटी है, नॉलेजेबल है, उसकी बहुत ही वेरिड थिंकिंग है, उसका एक्सपोजर बहुत खौफनाक है, और उसका टैलेंट यकीनन ज़्यादा है, उसके अंदर पोटेंशियल यकीनन ज़्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है हमारे मीडिया इंडस्ट्री का इस वक्त, जहाँ पे जो लोगों के राइट्स हैं वो गारंटीड नहीं है, जहाँ पे मीडिया ऐसे लोगों के हाथ में गया हुआ है जो शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वो मीडिया नहीं है, और वो
इंसुलेशन के लिए मीडिया को लेके आए। अब वहाँ पे एक यंग रिपोर्टर रऊफ क्लासा, अनदर यंग रऊफ क्लासा वॉक्स इन एंड से कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि हम उनको फेल कर रहे हैं और हम उनको वो फ्रीडम, वो एनवायरनमेंट, वो करेज उनके अंदर पंप इन नहीं करते, उस करेज को हम एक्सेप्ट पैम्पर नहीं करते, उसको पैटर्नाइज नहीं करते। इसकी वजह से वो फिर इस तरह, बाकी दूसरी बात जो है वो हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इस सोशल मीडिया ने एक किक, एड्रेनलिन किक जो है ना वो बड़ी तेज़ कर दी है, तो हर आदमी उस रेस में चला गया। और रऊफ ने पहले बहुत अच्छी बात की कि बदकिस्मती से लार्ज सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है ना उसमें द रोल ऑफ एडिटर वो खत्म हो गया ना, जो फिल्टर से आपके वो खत्म हो गए। उसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन में आप एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा बन जहाँ फ्री फॉर ऑल है। हमने जियाउद्दीन साहब से, शहीन सबाई साहब से, मालिक साहब से, सलीम बुखारी साहब, फात हुसैन साहब, मतलब आप खबर फाइल करते हैं। नासिर मलिक साहब से मैंने ऐसी जब झाड़ें खाई हुई है, नासिर मलिक साहब से, हमारे तो एडिटर थे, आज भी नाम आ जाए तो हम मतलब थोड़ा सा तो काम क्या प्लाजा साहब के पास भी बहुत कहानियां सुनानी इन्होंने नहीं है, किसी दिन जो है वो इनको भी हम इस चेयर पे बैठा देंगे। रऊफ ने भी बहुत ज्यादा काम किया और बड़े कंट्रोवर्शियल काम तो इस चेयर पे बैठाएंगे किसी दिन, तो फिर इनकी कहानियां भी जो है वो सुनेंगे। राना साहब, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इतना वास्ट एक्सपीरियंस जो है आपका आपने हमारे साथ शेयर किया। जाहिर है ये टाइम जो है वो तो बहुत कम था कि आपकी जो है हम और जो भी आपकी जर्नी रही उसके बारे में हम और मालूम करते और ऑडियंस को भी जो है वो बताते। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बिलीव करता हूँ इट्स अ शेयर्ड जर्नी और जर्नलिस्ट एक दूसरे का सहारा भी होते हैं और ये इट्स अ शेयर्ड जर्नी। मेहरबानी कि राना साहब कहीं नहीं जाते, आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी टीवी चैनल पे। और इस तरह की वो डिबेट के लिए इनकी मैं जाती तौर पर मेरा दोस्त है, मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं इनको ब्लैकमेल करके लाया, अब वजह नहीं बताना चाहता। और उस पे फिर आप जो है इतने लोडेड सवाल भी कर रहे थे और उनको फंसा भी रहे थे। ये तो मैं वो वाली ब्लैकमेल उन्होंने मुझे वो कहा था, आपने सुना नहीं था इन्हें कि वो वाली बात नहीं करनी, आपने गौर किया? हाँ बिल्कुल। अब वो वाली बात मैंने नहीं बताई, अब इसी वो वाली बात पे ये वो वाली बात है जो कि प्री जर्नलिस्ट रऊफ क्लास है। ओह अच्छा, ये प्री जर्नलिस्ट रऊफ क्लास। चले उसको हम राजी राज रहने दे, उसी पे तो मैं ब्लैकमेल करके ले आया करूंगा हर दफा। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।